आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, शालिनी बोल रही हूँ। जय भीम, हुल जोहार। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि किस तरह देहरादून की पहली सर्दी से वे बच जाते हैं। अब उसके आगे। एक रोज कॉलेज में कुछ लड़के किसी ट्रेनिंग की बात कर रहे थे। पुरुषोत्तम भी उनके साथ था। मैं भी उनके पास जाकर बैठ गया था, लेकिन मैं उनकी बातचीत का सार समझ नहीं पाया था। उनके चले जाने के बाद मैंने पुरुषोत्तम से पूछा तो उसने कहा, रायपुर में कोई बम फैक्ट्री है जहां मशीनों के कल पुर्जों का काम सिखाया जाता है। ट्रेनिंग में हाई स्कूल 5 लड़के लिए जाते हैं। मैंने उससे कहा, चलो रायपुर चलकर पता करते हैं। उसने पूछा, तुम जानते हो फैक्ट्री कहाँ है? हाँ, सुरजन के साथ 1-2 बार रायपुर गया था, मैंने उत्तर दिया। मैं और पुरुषोत्तम दोनों रायपुर की ओर चल पड़े थे। IRDE के मुख्य द्वार पर हमने सुरक्षा गार्ड से पूछा तो उसने बताया कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री आगे है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के मुख्य द्वार पर हमने फिर पूछताछ की। उन्होंने हमें इंतजार करने के लिए कहा। 10 मिनट बाद एक व्यक्ति द्वार पर आया। बोला, ट्रेनिंग के बारे में कौन पूछ रहा था? मैंने कहा, मैं पूछ रहा था। उस व्यक्ति ने कहा, अगला बैच जुलाई में लिया जाएगा। आप लोग एक चिट्ठी भेज दो जनरल मैनेजर के नाम। फॉर्म घर के पते पर पहुंच जाएगा। हमने उसी समय लौटते हुए रायपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डाकघर से एक पोस्ट कार्ड खरीदकर वही लिखकर डाक पेटी में डाल दिया था। उन दिनों आजकल की सहूलियत के हिसाब से ऑनलाइन एडमिशन्स नहीं होते थे। आजकल तो हम लोग घर बैठे बैठे अपने AC रूम से ही एडमिशन प्रोसेस को पूरा भर सकते हैं, लेकिन उन दिनों आपको जाकर चिट्ठी पत्री लिखकर सूचित करना पड़ता था कि आप अप्लाई करना चाहते हैं और आपको फॉर्म भेजा जाए नौकरी के सिलसिले में। मुझे याद है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में मैंने नाम लिखवाया था और एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ भी रेगुलरली देखा करती थी। खैर, 15-20 दिन बाद फॉर्म घर के पते पर आ गया था। मैंने चुपचाप फॉर्म भरकर भेज दिया था। कुछ दिन बाद लिखित परीक्षा हुई थी, उसमें मेरा चयन हो गया था। मौखिक परीक्षा में भी मैं पास हो गया था। इस तरह मेरी पढ़ाई बीच में ही छूट गई थी। अप्रेंटिस बनकर मैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री देहरादून में प्रवेश पा गया था। फैक्ट्री में दाखिल होने से पहले मुझे उस काम के विषय में कोई जानकारी नहीं थी। हाँ, इतना जरूर था कि पारिवारिक स्तर पर जो हजारों वर्षों से मेरे पुरखे काम कर रहे थे, वह मुझे नहीं करना है। ये भी बहुत बड़ी बात थी। पढ़ाई लिखाई के महत्व को उनके पिताजी ने समझा, उन्हें पढ़ाया लिखाया और सिर्फ एक ही बात उनके मन में उतारी कि जाति सुधारनी है पढ़ लिख कर। और ये वो सपना था जो मुकम्मल होता हुआ दिखाई दे रहा था। मैंने पिताजी को चिट्ठी लिखकर बता दिया था कि मैंने पढ़ाई छोड़ दी है और एक सरकारी कारखाने में मशीन के कल पुर्जों का तकनीकी काम सीख रहा हूँ। उन्हें इस बात की खुशी हुई थी। वे बार बार एक ही बात कह रहे थे, जात से पिछा छुट्टा, लेकिन जाति से मृत्यु पर्यंत पीछा नहीं छूटता। इस तथ्य से वे अंत तक अपरिचित रहे। डॉक्टर अंबेडकर ने भी अपनी राइटिंग्स में इस बात को मेंशन किया है कि वर्ण व्यवस्था एक ऐसी बिल्डिंग है जिसके हर माले पर अलग अलग वर्ण के लोग रहते हैं। ना कोई सीढ़ी है, ना कोई दरवाज़ा है जिससे आप बाहर एक जगह से दूसरी जगह आ सके। जो जिस वर्ण में पैदा होता है वे ताउम्र, यहाँ तक कि मरने के बाद भी वो उसी वर्ण में रहता है। और यदि आपको इस बाबत ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप घाटों पर जाइए जहाँ संस्कार होते हैं। वहाँ भी हर वर्ग, वर्ण, जात के हिसाब से संस्कार घाटों के नाम हैं। वहीं पर जाकर आप संस्कार करवा सकते हैं, किसी और जगह पर जाकर नहीं। जो दलित हैं उनके घाट अलग हैं, जो सवर्ण हैं उनके घाट अलग हैं। तो इससे कभी पीछा नहीं छूटेगा, चाहे जो जतन कर लीजिए। मैं आत्मनिर्भर बन जाने के सपने देखने लगा था। घोर गरीबी के बीच जिए दिन में मैं भूल नहीं पा रहा था। तकनीकी शिक्षा पाकर जीविका के लिए 2 वक्त की रोटी कमा लेने का रास्ता खुल गया था।
प्रशिक्षण के दौरान भत्ते के रूप में 107 रुपये प्रति माह मिलने लगे थे, जो उन दिनों मेरे लिए बहुत बड़ी राशि थी। पैसे मिलते ही मैं पूरे रुपए जसबीर के हाथ में रख देता था। वह उसमें से 20 रुपये जेब खर्च के लिए मुझे देता था। जसबीर, जो ऑलरेडी अपने पिताजी का हाथ बटा रहे थे, माया जो इनकी सिस्टर थी, उनके शादी में लिए गए कर्जे को लेकर, तब ओम प्रकाश वाल्मीकि जी अपनी सारी तनख्वाह दे दिया करते थे, क्योंकि वे जानते थे कि कितनी गरीबी के दिन उन लोगों ने गुजारे हैं। और आधी तनख्वाह में, जहाँ पूरी तनख्वाह में गुजारा नहीं हो पा रहा था, वहाँ आधी तनख्वाह में उनके भाई भी किस तरह गुजर बसर कर रहे थे, इसका सारा जिक्र देहरादून आने के बाद उन्होंने किया है विस्तार से। और वहीं पर 107 रुपये उन्हें बहुत ज़्यादा लगते होंगे, क्योंकि 10-15 रुपये के लिए भी वो ट्रकों में लकड़ी के लट्ठों को लादने का जो मजदूरी होती है उसका काम किया करते थे। तो ये वाकई 107 रुपये उनके लिए काफ़ी ज़्यादा रहे होंगे। सुबह 7 बजे ही मैं घर से निकल जाता था। शाम को 5:30 बजे तक लौट आता था। साइकिल से ही फैक्ट्री जाता था। सुबह उठकर जसबीर 2-3 पराठे मेरे बैग में रख देता था, जिन्हें मैं दोपहर के लंच में खाता था। मेरे लिए पराठे बनाने के बाद जसबीर मामा के काम में हाथ बटाने निकल जाता था। मामा की ड्यूटी स्टेशन के सामने गांधी रोड पर थी, जहां होटलों के अलावा एक तांगा स्टैंड भी था। वहां से मामा को कुछ अतिरिक्त आमदनी हो जाती थी। मामा का काम करके जसबीर अपने दफ्तर जाता था। यह रोज का काम था। मामा और जसबीर में पटरी बैठने का सूत्र शराब थी। शाम को वे दोनों मिलकर पीते थे। शराब की यह लत आगे चलकर जसबीर के लिए घातक सिद्ध हुई थी, उसकी मौत का कारण भी बनी थी। एक दिन जब मैं फैक्ट्री में जा रहा था, दर्शनलाल चौराहे के पास कमला मिल गई थी। कमला गिरवर की लड़की थी, जो उन दिनों ITI में प्रशिक्षण ले रही थी। हम लोग गिरवर के ही मकान में किराएदार थे। उसने मुझे देखकर रुकने का इशारा किया। उसे ITI पहुंचने में देर हो रही थी। ITI मेरे रास्ते में ही पड़ता था। वह मेरी साइकिल के कैरियर पर बैठ गई थी। मैंने उसे सर्वे चौक उतार दिया था। शाम को जब मैं लौट कर आया, मामा ने मेरे खिलाफ मोर्चाबंदी की हुई थी। मामा ने पता नहीं कैसे देख लिया था, या किसी ने से उन्हें पता चल गया था। कमला को मेरी साइकिल पर बैठना एक बड़ा जुर्म था उनकी दृष्टि में, जबकि यह मात्र संयोग था। जसबीर ने मुझे बहुत डांटा था। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की थी, लेकिन वे दोनों मेरी बात नहीं सुन रहे थे। दोनों ने मिलकर ऐसा हंगामा किया कि थककर मैं ही चुप्पी साध कर बैठ गया। मुझ पर जो आरोप लगाए जा रहे थे वे निराधार थे। जो मेरे मन में नहीं था वही थोपा जा रहा था। एक साधारण सी बात को इतना तोल दिया गया था, मेरे मन की शांति भंग हो गई थी। घर से भाग जाने का मन हो रहा था। वह रात मेरे लिए किसी यातना से कम नहीं थी। गिरवर का परिवार और हम एक ही आंगन में थे। हर घड़ी का साथ था। कमला को यदि मैंने अपनी साइकिल पर बैठा भी लिया, तो ऐसा क्या अपराध हो गया था जो मुझे इस तरह जलील किया जाने लगा था। मैं इस तरह तनाव में रहने लगा और बेचैन भी रहने लगा। किसी ऐसे अवसर की ताक में था जो मुझे जीवन से आज़ाद कर दे। इन दिनों पुस्तकें मेरी सबसे गहरी मित्र थी, जो हौसला देती थी। फैक्ट्री से लौटकर 2-3 घरों में ट्यूशन पढ़ाने के लिए जाने लगा था। स्वयं को व्यस्त रखता ताकि मामा से ज़्यादा वास्ता ही ना पड़े। इन्हीं दिनों मैंने अंग्रेजी और बांग्ला से अनुवादित अनेक उपन्यास पढ़े थे। डॉक्टर अंबेडकर की पुस्तकें ढूंढने से भी नहीं मिलती थी उन दिनों ही क्यों, आज भी अंबेडकर वाङ्मय सब जगह अवेलेबल नहीं होता। बहुत जद्दोजहद के बाद इसको आप पा सकते हैं। और जो प्रयास थोड़ा बहुत छपने के लिए राइटिंग्स की किए गए थे, अब उनके साथ भी यदा कदा छेड़छाड़ शुरू हो गई है। इस पर अंबेडकर नामा में एपिसोड भी बना है बाकायदा। दशहरे की छुट्टी थी। छावनी क्षेत्र में एक सर्किट हाउस है, जहां फूल सिंह रसोइया था। सुरजन अक्सर वहां जाता था। उसकी ससुराल की ओर से फूल सिंह परिचित था, बल्कि एक पारिवारिक रिश्ता भी था उनसे। दशहरे के दिन हम वहां सुबह ही पहुंच गए थे। सर्किट हाउस के पास एक विशाल मैदान है, जहां छावनी की तमाम गतिविधियां केंद्रित होती थीं। वहीं हेलीकॉप्टर उतारने की पट्टी भी बनी हुई थी। जब भी कोई विशिष्ट व्यक्ति देहरादून आता था, इसी पट्टी पर हेलीकॉप्टर उतारता था। दशहरे के दिन इस मैदान में विशेष चहल पहल रहती थी।
मैं और सुरजन भी इस चहल पहल को देखने वहां पहुंच गए थे। हजारों की भीड़ थी मैदान में। भीड़ के बीच एक छोटा सा गड्ढा था, जिसके एक किनारे बड़ी सी मजबूत बल्ली के साथ एक खूब मोटा तगड़ा भैंसा बंधा हुआ था। उसके पास ही सेना की सशस्त्र टुकड़ी खड़ी थी। एक और टेंट लगा था, जहां कुर्सियों पर कुछ विशिष्ट लोग और उनके परिवारजन बैठे हुए थे। एक किनारे बैंड बज रहा था, जहां कुछ लोग बैंड की धुन पर नाचने की कोशिश कर रहे थे। पूरा माहौल उत्सव और उमंग से भरा हुआ था। इसी बीच भीड़ को चीरता हुआ एक बलिष्ठ व्यक्ति मैदान में दाखिल हुआ था। उसके जिस्म पर मात्र एक जांघिया था, लाल रंग का। सिर पर पगड़ी थी, गले में गेंदे के फूलों की माला थी, माथे पर लाल टीका। वह एक कसरती बदन का पहलवान जैसे था। हाथों में एक विशाल खुखरी उठाए वह भैंसे के पास आकर रुक गया था। उसके पीछे पीछे एक ब्राह्मण पुजारी हाथ में पूजा का थाल लिए हुए चल रहा था। भैंसे के पास पहुंचकर पुजारी ने भैंसे के ऊपर सिंदूर, चावल, हल्दी फेंके। उसके सींगों पर भी हल्दी लगाई। इस बीच वह लगातार ऊंची आवाज में संस्कृत के श्लोक दोहरा रहा था। पूजा समाप्त होते ही सेना अधिकारी ने टुकड़ी को अटेंशन का आदेश दिया। उसके दूसरे आदेश पर हवाई फायर होने लगे। साथ ही उस बलिष्ठ व्यक्ति ने दोनों हाथों से खुखरी ऊपर उठाई और पलक झपकते ही भैंसे की गर्दन पर वार किया। देखते ही देखते भैंसे का धड़ और सर अलग अलग हो गए थे। भैंसे के शरीर से लाल लाल रक्त के फव्वारे फूट पड़े थे। रक्त गड्ढे में जमा हो गया था। तो ये है देवभूमि का सच। हिंदू त्योहार, सभी हिंदू त्योहार ज्यादातर हत्याओं के बाद ही शुरू किए जाते हैं। ये एक मतलब क्रूर होने का आभास है इन त्योहारों का। मैंने सुरजन के पास चलने के लिए कहा। मुझे अजीब सी घुटन हो रही थी। मेरे लिए वहां खड़े रहना मुश्किल था। शक्ति पूजा के नाम पर होने वाले पशुवध ने मुझे विचलित कर दिया था। आंखों के सामने भैंसे का सर बल्ली से बंधा लटक रहा था। एक और भैंसे का सिर विहीन जिस्म पड़ा था। देहरादून और उसके आसपास पशु बलि आम बात थी। देहरादून ही नहीं, गढ़वाल में भी एक देवी खैरावदनी के मंदिर में प्रतिवर्ष भैंसों की बलि देने की प्रथा थी। वह मंदिर पौड़ी जनपद का कांडा नामक स्थान पर है। दीपावली के दूसरे दिन भैंसों की बलि दी जाती थी। गढ़वाल कुमाऊं सीमा के निकट बोरोंखाल अर्थात गढ़वाल व मालदे अर्थात अल्मोड़ा कुमाऊं विकास खंडों के अंतर्गत आयोजित किए जाने वाले कालिंका मेले में 2,500-3 हजार पशुओं की बलि दी जाती थी। धार्मिक अनुष्ठान के नाम पर तथा अपनी मनौतियां पूरे करने की अभिलाषा में आयोजित पारंपरिक मेले में जिला प्रशासन की ओर से जिला अधिकारी, विधायक, जनप्रतिनिधि, बड़े बड़े अधिकारी उपस्थित होते थे। उनकी मौजूदगी में भैंसे, भेड़ों की बलि दी जाती थी। ऐसा लगता है जैसे ऊपर से नीचे तक सारी व्यवस्था इस अंधविश्वास को बनाए रखने के लिए ही तैनात होती थी। इतने बड़े बड़े अधिकारियों के मौजूद होने पर भी ये बलि दी जाती थी। कलिंका के ये प्रसिद्ध 500 वर्ष पुराना पशुवध मेला प्रति तीसरे वर्ष आयोजित होता है। मेले में शराब की बिक्री धड़ल्ले से होती है। मेरठ के प्रसिद्ध नौचंदी मेले और तमिलनाडु के कामाक्षी मेले के समान महत्व रखने वाले इस विशाल मेले में प्रादेशिक सेवा दल के स्वयं सेवक, होमगार्ड एवं राजस्व विभाग के कर्मचारी शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात किए जाते हैं। देखिए, शांति व्यवस्था किस लिए? कोई भगदड़ न मचे, अंधविश्वास, कर्मकांड पूरी तरीके से सुचारू रूप से संपूर्ण हो सके। पहले भी मैंने जिक्र किया था और हवाला दिया था मशहूर लेखिका अरुंधति रॉय जी की पुस्तक अ डॉक्टर एंड अ सेंट से, जिसका हिंदी अनुवाद मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया था कि किसी पुलिस अधिकारी से पूछिए कि उसका काम क्या है, तो वो कहेगा शांति व्यवस्था बनाए रखना। तो यही शांति व्यवस्था के लिए उनको बनाए रखने के लिए रखा जाता है। प्राचीन कलिंका मेला गढ़वाल कुमाऊं की सांस्कृतिक एकता का अनूठा उदाहरण माना जाता है। इस मेले में महिलाएं अपनी पारंपरिक वेशभूषा और जेवरात से सजी धजी भाग लेती हैं। वहीं पुरुष हाथों में गंडासे उठाए लोक धुनों पर नाचते गाते चलते हैं।
यह मेला इस क्षेत्र की सांस्कृतिक भावना और सभ्यता का दर्पण है, जो कांडा, मुंडनेश्वर, बुखाल आदि पशु बलि मेलों की एक कड़ी है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ऐसे कर्मकांड धर्म के प्रति सात्विक भाव कैसे पैदा करते हैं, यह मेरे लिए हमेशा हैरानी और शोक का कारण रहा है, वह भी देव भूमि कहे जाने वाली उत्तराखंड भूमि पर। सचमुच मेरे लिए पशु बलि एक घोर अमानुषिक हिंसक प्रवृत्ति का प्रतीक है। तो देखा आपने किस तरह मतलब पशु बलि देने से किस तरह धर्म जुड़ता है, कैसे ये लिखते हैं कि कर्मकांड से सात्विक भाव कैसे आ सकता है। यदि आप किसी पशु को अपने सामने कटते हुए देख रहे हैं, उसकी बलि दे रहे हैं, तो ये कौन सा सात्विक भाव है? किसी भी सूरत से आप देखिए तो ये आपको सात्विक भाव तो नहीं लगता, किसी की बलि देना। या तो इन लोगों की यही प्रथा रही है, लोगों की बलि देना। आज का एपिसोड यहीं तक, पर इस बारे में आप सोचेगा जरूर कि सात्विक भाव कैसे होता है, धर्म सात्विक भाव कैसे होता है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।